सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स का जो मई 24 एग्जाम में पेपर हुआ था उसका रिव्यू और एनालिसिस में कर रहा हूं। और सी ये रिव्यू और एनालिसिस जरूरी क्यों होता है? जो बच्चा ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है मई 24 में उसके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि उसका पेपर हो चुका है। जैसा था, अच्छा था, बुरा था, पेपर हो चुका है। ठीक है, फिर भी उसको थोड़ा इंटरेस्ट होता जानने के लिए कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, वो था। लेकिन दिस रिव्यू एंड एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग द स्टडी फॉर द अपकमिंग एग्जाम। जैसे अभी सीए फाइनल का भी अपकमिंग एग्जाम होगा नवंबर 24। तो नवंबर 24 में जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको प्लानिंग करने में मेरा रिव्यू एनालिसिस काम आएगा। ओके, या फिर जिनको वीडियो लेक्चर खरीदने, मतलब स्टडी का प्लानिंग करना है, तो वो लोग के लिए ज्यादा काम का होता है। ओके, तो सी डायरेक्ट टैक्स का पेपर एज यू नो अपना पेपर टोटल 100 मार्क का है। 100 मार्क के पेपर में से 30 मार्क का तो एमसीक्यू है। अब 30 मार्क का जो एमसीक्यू है उसके बारे में मैं तुमको रिव्यू नहीं बता पाऊंगा कि एमसीक्यू का पेपर इन लोग मार्केट में आउट नहीं करते। वो स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में सॉल्व करके उधर ही रिटर्न करना पड़ता है, तो वो तो मेरे हाथ लगा नहीं है। लेकिन मेरे हाथ जो पेपर लगा है 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके बारे में मैं तुमको रिव्यू बता सकता हूं और एक एनालिसिस बता सकता हूं कि हाउ इट वाज, वेदर इट वाज सिंपल, टफ एंड मैनेजेबल और नॉट। ओके, तो सी पहले तो तुम लोग को पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। सी आई एम कीपिंग इन माइंड स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम, उन लोग को ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो सी जो लोग अभी अपीयर करेंगे, याद रखना एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी आता है वो 14 मार्क्स का होता है। 14 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है। एंड फिर उसके बाद है ना 5 क्वेश्चन और आते हैं 14 मार्क्स के। लेकिन 5 में से अटेम्प्ट करने खाली 4 ही है, तो 5 में से 4 अटेम्प्ट करने। तो अगर हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 14 मार्क्स ईच, ये और कंपलसरी का 14 मार्क्स तुम लोग टोटल करके देख लो 70 मार्क्स होता है। इन शॉर्ट अपने को एग्जाम के 6 क्वेश्चन में से 5 करने। कैसे? एक कंपलसरी वाला और 4 ऑप्शंस में से उठा के लेना। ओके, टोटल 6 में से 5 क्वेश्चन करने, 14 मार्क्स ईच, तो 70 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, अब इन लोग ने क्या आजकल थोड़ा ट्रेंड जैसा बना दिया है, एग्जाम का जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना वो टोटल इनकम के ऊपर होता है, विच इज मेनली बेस्ड ऑन पीजीबीपी। अब सी इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं बोला है कि हम पीजीबीपी ही पूछेंगे, लेकिन क्या अभी इतने सालों से ट्रेंड हो गया है और वही ट्रेंड अभी मेंटेन हो रहा है। तो जो लोग अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो माइंड में रखना पीजीबीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। खैर इन लोग एग्जाम में ऐसा नहीं बोलते खाली प्रॉफिट्स एंड गेन्स निकालो, टोटल इनकम कंप्यूट करना है, मतलब दूसरे सब हेड्स ऑफ इनकम का भी अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन मेनली द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पीजीबीपी। तो जैसा अपना पेपर पैटर्न इतने सालों से चला आ रहा है, तो इन लोग ने इस एग्जाम में भी मेंटेन किया कि पीजीबीपी के ऊपर ही क्वेश्चन आया था। ओके, और 14 मार्क का था। अब इसमें जितने भी जो लोग पीजीबीपी की तैयारी करते उनको पता है कि इन लोग क्या है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट दे देते, देखो उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स की लिस्ट देते, और जितने भी एडजस्टमेंट एग्जाम में आए थे ना, मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट मैंने तुम लोग को करवाए थे यूट्यूब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग में। अपना जो यूट्यूब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग था ना, उसमें मैंने तुमको लिमिटेड क्वेश्चंस कराए थे। मींस अराउंड मेरा वो जो यूट्यूब का क्वेश्चन आंसर था ना, वो कुछ अराउंड 180-185 पेजेस का था। अराउंड 180 पेजेस समझो ना। अब 180 to 185 पेजेस का क्वेश्चंस किया है, उसमें से काफी कुछ आया है, काफी कुछ। और ये जो कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन था ना, उसमें से काफी पॉइंट तुम लोग को यूट्यूब के क्वेश्चंस पे कराए थे। जो लोग मेरा यूट्यूब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे उन लोग इस बात को एग्री करेंगे। सी लेट मी टेल यू, जैसे क्वेश्चन में ये फर्स्ट एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएशन का, वो तो हर सब में ही आता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाद में ये जो बड़ा वाला एडजस्टमेंट दिख रहा है, ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तुमको बताऊं कहां था। सी तुम लोग को बता देता हूं, ये देखो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ना, वो यहां पर था। वेट, ये रहा। कैन यू सी दिस पॉइंट? ये रीड करिए। अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड्स अ सम ऑफ 4,41,000, ऐसा कुछ था ना। ये सेम एडजस्टमेंट इन लोग ने अभी के पेपर में डाला था। ये देखो, अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड्स अ सम ऑफ 13 लाख। खैर अमाउंट अलग थे ऑब्वियसली, लेकिन सी वो जो पैराग्राफ जो था ना, ऐसा सेम एडजस्टमेंट वी हैव डन विद डिफरेंट अमाउंट। ये एग्जाम का पेपर है और ये अपने यूट्यूब के क्वेश्चन सीरीज में से था। ओके, तो ये एक था। फिर बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखोगे ना, इसमें कुछ रेगुलराइजेशन फीस के बारे में था। ये वाला एडजस्टमेंट भी मैंने तुमको करवाया था। ये देखो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में
तुम लोग को मालूम है मैंने एक तो मास्टर प्रॉब्लम करवाया था, फिर उसके बाद कुछ और छोटे छोटे सम्स कर रहे थे। उसमें जो क्वेश्चन 1 था उसमें ये देखो रेगुलराइजेशन फीस का पॉइंट था, एग्जैक्टली सेम नहीं था, स्टोरी थोड़ी अलग थी, लेकिन एक्सपेंडिचर का नाम तो वही था ना, रेगुलराइजेशन फीस। वैसा ही कुछ पॉइंट इन लोग ने एग्जाम में डाला था। ये देखो, कैन यू सी दिस रेगुलराइजेशन फीस? ओके, देन बाद में इन लोग ने देखो ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट पूछा था, एडजस्टमेंट 4 है क्वेश्चन में। ये देखो, कंपनीज फेलियर इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला एडजस्टमेंट भी तुमको कराया हुआ था। ये देखो, ये मैंने कहा करवाया था पता है? मास्टर प्रॉब्लम में देखो इधर था। ये देखो 22nd पॉइंट देखना, 2 lakhs पेड एज पेनल्टी फॉर कंपनीज फेलियर इन परफॉर्मेंस। खैर इन लोग ने एग्जाम के क्वेश्चन में थोड़ा इसको एलैबोरेट करके दिया है, बट तुम लोग ये देख ही सकते हो ना, कंपनीज फेलियर इन परफॉर्मेंस, वैसा ही कुछ पॉइंट इन्होंने पूछा था। ये देखो, कंपनीज फेलियर इन परफॉर्मेंस वैसा पॉइंट था। ओके, ये फिर ये वाला पॉइंट देख लो, ये कंपनी अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, जो उन लोग ने अपनी होली ओन सब्सिडरी को बेचा। देखो, एंटायर शेयर्स ऑफ विच आर हेल्ड बाय एसएससी कंपनी, ऐसा होली ओन सब्सिडरी को लैंड बेचने वाला पॉइंट भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में था। ये देखो, इट वाज हियर, ये रहा देखो, सोल्ड अ वेकेंट लैंड टू इट्स होली ओन सब्सिडरी प्रेसी लिमिटेड। सी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम नहीं, लेकिन पॉइंट वही था, सेम एडजस्टमेंट था। और सी, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैंने ही करवाया था, ये एक्चुअली मैंने भी तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाए थे यूट्यूब में, वो आईसीआई के सोर्स से ही है। और आईसीआई के सोर्स से तो सब लोग ने अपना कंपाइलेशन बनाया हुआ है, सबने अपनी क्वेश्चन बैंक, खाली मैं ही एक टीचर थोड़ी हूं, ऐसा बहुत सारे टीचर है, सब लोग ने अपने जो क्वेश्चन बैंक बनाए, कंपाइलेशन जैसे कोई भी बुक बनाई होगी ये, वो इन लोगों ने आईसीआई के सोर्स में से बनाया है, और ये आईसीआई के सोर्स में से आया था, ऐसा थोड़ी मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने तुमको लिमिटेड क्वेश्चंस करवाए तो उसमें से ऑलमोस्ट सब आया। अपने क्वेश्चन बैंक तुम लोग देखोगे यूट्यूब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अराउंड 180 to 185 पेजेस है। एग्जैक्टली मैं तुमको बताऊं ना, सी एग्जैक्टली इट वॉज, ये लास्ट पेज था अपना 186 पेज, 186 पेज था, उसमें से आया। बाकी तो सी तुम लोग ने कोई भी आईसीआई का क्वेश्चन बैंक किया होगा ना, तुम लोग को ये सब पॉइंट जो मैं बड़ा दिखा रहा हूं ना, ये तुमको हर जगह देखने मिला होगा, क्योंकि ये सब मेरे बनाए हुए पॉइंट थोड़ी है। मैंने भी जो यूट्यूब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे वो आईसीआई के कलेक्शन में से किए थे, और हर कोई जो आईसीआई का कलेक्शन तुमको करा रहा है उसने ये पॉइंट तुमको कराए होंगे। लेकिन व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट, यू नो, दैट instead of giving you a question bank of 500-600 pages, I gave you limited questions of around 186 pages, and within those many questions only, the points which were taught to you had come in paper. That was a luck, and I feel गुड अबाउट दैट मेरा हार्डवर्क को काम आया, क्योंकि मैंने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट बनाई थी ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, लिटरली बता रहा हूं, पूरी मेहनत करके आईसीआई के सब पेपर को छान मारा था, और उसमें से मैंने उसका निचोड़ निकाल के मेन क्वेश्चन कंपाइल किया था, जिसकी अपने क्वेश्चन की क्वेश्चन बुक की जो लिस्ट है 186 पेज के अंदर हुई थी, विच इज इजीली मैनेजेबल फॉर एवरी स्टूडेंट। अदरवाइज मैं तुमको अगर 500-600 बुक पेज की आईसीआई का सब पास्ट पेपर लाके दे दूं ना, तो उतना बुक तो कोई कर भी नहीं पाएगा ना। लेकिन मैंने जो करवाया था वो लास्ट मोमेंट में डुएबल भी था। ओके, बट सी वो मैं कैसे कर पाया, क्योंकि तुमको याद है मैंने यूट्यूब के सेशन में बोला था कि मैंने उसके मास्टर प्रॉब्लम्स वगैरह बनाए, 2-3 क्वेश्चन को क्लब करके, मतलब उसमें मैंने काफी R&D करके लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में, लिमिटेड सम्स में मैंने मैक्सिमम कवरेज करवाया था। और सी इसके सब पॉइंट आए हुए। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा अलग था, लेकिन ऐसा पॉइंट मैंने करवाया था। सी इसमें देखो, इन लोगों ने शेयर्स बेचा था, ऐसी कुछ बात की थी, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस दिया, लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस दिया था, वो एसटीडी पेड होता 112 वाला वो पॉइंट डाला था। लेकिन सी ये चीज अपने क्वेश्चन में देखोगे ना, अपने क्वेश्चन में इट वाज लिमिटेड। ये देखो, खाली इतना सा था, देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 2000 शेयर्स। अब प्रॉफिट ऑन सेल और शेयर्स वाला जो एडजस्टमेंट डालना था वो अपने डाले थे, लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम में इसमें थोड़ा इन लोग ने एलाबोरेट करके वो वाला डाला था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स वाला। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके गया वो उससे सिक्योर हो गया ना। बैंक गारंटी का पॉइंट थोड़ा अलग था, ये वाला पॉइंट अलग था, जो अपने क्वेश्चंस में कहीं आया नहीं होगा। लेकिन सी ये तो बेसिक पॉइंट था, टीडीएस काट के डिपॉजिट कर दिया तो अलाउड होता है कि नॉट अलाउड था, इट वाज अ बेसिक पॉइंट।
खैर अपने जो रेगुलर लेक्चर जो लेके बैठे थे ये तो मैं यूट्यूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच करके बता रहा हूं ना, बाकी रेगुलर क्वेश्चन में तो हर कुछ चीज कवर हुई थी, एवरीथिंग वाज कवर्ड, वेदर इट वाज रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच। ये तो मैं यूट्यूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो लिमिटेड सीरीज में भी इतना सब आ गया ना, तो मुझे उसकी खुशी हो रही है। फिर ये इलेक्टोरल ट्रस्ट का पॉइंट था, ये भी अपने मास्टर प्रॉब्लम में कवर्ड था। ये देखो, ये मास्टर प्रॉब्लम में था ना, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट को अकाउंट पे चेक से 1 लाख का अमाउंट पे किया है, ऐसा ही कुछ था। देखो, इलेक्टोरल ट्रस्ट को अकाउंट पे चेक से इधर 65 था, अपने क्वेश्चन में 1 लाख था। ओके, हाँ, इस क्वेश्चन में इन लोग ने ना एडजस्टमेंट 1 थोड़ा यूनिक बनाया था। एनीवेज मैं फिलहाल पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी क्या है, शॉर्ट में पेपर के बारे में आइडिया देनी है, रिव्यू और एनालिसिस करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने का वीडियो थोड़े टाइम के बाद मैं बना के डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं। बट दिस वॉज अ गुड पॉइंट। हाँ, इधर कोई कोई बच्चे अटके होंगे। बाकी ये डेप्रिसिएशन के ऊपर पॉइंट था, ये तो क्या अगर थोड़ा कॉमन सेंस से किया होगा सॉल्व हो गया होगा। और बाकी सी फर्स्ट क्वेश्चन में जो तामझाम होता है ना, 115 BAA, BAB, मैट वैट, वो कुछ भी नहीं था। इट वॉज सिंपल कंप्यूटेशन। पढ़ो, कंप्यूट दी टोटल इनकम, टैक्स भी नहीं कैलकुलेट करना था, खाली 5 हेड्स ऑफ इनकम कंप्यूट किया, चैप्टर 6 से माइनस किया, खत्म। अपने आंसर में होना ही क्या चाहिए था, 5 हेड्स चैप्टर 6 से नेट टैक्सेबल इनकम, और 5 हेड्स में मेन पीजीबीपी का वर्किंग नोट बनाना है। लेकिन पीजीबीपी में हर चीज जो नेट प्रॉफिट है प्लस माइनस के, उसका रीजन देना पड़ता है। खासकर इन्होंने पूछा भी था, इंडिकेटिंग रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। और सी, तुम लोगों ने देखा ही था कि ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAA BAB, तो मतलब ये नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से इसको सॉल्व करना था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, which was compulsory on total income, mainly based on PGBP. I am so happy that most of the adjustments were covered in my limited, in PGBP I took how many sums? 1 master problem and 3 more sums. That many sums I did. 3 भी नहीं, 2 सम करवाए थे और एक मास्टर प्रॉब्लम था, और मैथ के 2 सम थे। इतना ही मैंने करवाया, तो उसमें से सब कुछ आ गया। ये क्वेश्चन 1 था। फिर क्वेश्चन 2, अब सब क्वेश्चन 14-14 मार्क के, लेकिन अभी बचे हुए 5 क्वेश्चन में से अपने को अटेम्प्ट करने 4। तो सी, एक क्वेश्चन था कैपिटल गेन्स पे। अब कैपिटल गेन्स का क्वेश्चन क्यों एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस बार 54 में अमेंडमेंट था कि 10 करोड़ से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो बस प्लेन वैसा ही क्वेश्चन था। एक बंदे ने अपना घर बेचा है, और घर बेचने के बाद देखो उसने नए घर की तैयारी की है, उसके लिए 8 करोड़ का प्लॉट ले लिया है, और 3 करोड़ कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया है। और ऐसे 8 और 3 को देखेंगे तो 10 करोड़ से ज्यादा हो गया ना। 8 + 3 कितना हो गया, 11 करोड़, लेकिन एग्जेम्पशन 10 करोड़ तक ही मिलता है। ये अमेंडमेंट था ना, ये पॉइंट टेस्ट करने के लिए इन लोग ने सम बनाया था। सो दिस वॉज कैपिटल गेन्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स, नथिंग वॉज ट्रिकी, आराम से सॉल्व हो सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन 2A1 था। देन 2A2 था। 2A2 ये डीम डिविडेंड पे क्वेश्चन था, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A। इस तरह का क्वेश्चन पास्ट पेपर में इन लोगों ने पूछा हुआ है। हाँ, खैर ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने जो सिलेक्ट किया था उसमें ये वाला पॉइंट नहीं था, लेकिन दिस इज समवेयर देयर इन दी पास्ट पेपर्स, बट दिस वाज नॉट कवर्ड बाय मी इन दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन मेरे रेगुलर लेक्चर में तो मैंने डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट एकदम लॉजिकली बताया है ना, कि 222E है क्या, वो लॉजिक के बेस पे स्टूडेंट सॉल्व कर पाया होगा। तो ये था डीम डिविडेंड का क्वेश्चन। फिर इसके बाद सेक्शन 2B, ये तो ऐसा जैकपॉट लगा है। एनआर टैक्सेशन के मैंने तुमको कुछ सम्स करवाए थे, उसमें 6 मार्क का जो क्वेश्चन था ना, सेम, बताओ तुमको सेम कैसा था, 100% सेम नहीं। जो मेरा वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा लेंदी था, क्योंकि मैंने उसको मास्टर प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया था, लेकिन एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ा छोटा था। लेकिन ये देखो सेम था, मैं बताता हूं तुम लोग को। ये वो क्वेश्चन है, ये देखो, जो अपने एनआर टैक्सेशन में लास्ट क्वेश्चन था, एनआर टैक्सेशन में लास्ट क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग। ये देखो, इसमें एक कंपनी वियोनी इनकॉर्पोरेशन था ना, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन में कंपनी का नाम था माइल्स इनकॉर्पोरेशन। फिर ये सेंटेंस पढ़ो जो एग्जाम का, इट्स शेयर होल्डर मेट इन इंडिया फॉर 3 times. First 2 meetings were held to discuss modification rights attached to the various class of shares, and third meeting was to discuss and decide about the sale of company assets situated in India. सेम सेंटेंस तुम लोगों को दिखाऊं, ये देखो पूरा सेम है। शेयर होल्डर्स मेट इन इंडिया फॉर 3 times.
First two meetings were held to discuss modification of the rights attached to various class or shares, and third meeting was to discuss about the sale of companies as situated in India. सेम है. हाँ, मैंने उसके बाद है ना काफी पॉइंट्स डाले थे, क्योंकि याद होगा तो मैंने बोला था कि मैंने एक मास्टर प्रॉब्लम बनाया है ताकि एनआर के ज्यादा से ज्यादा पॉइंट एक सब में कवर कर पाऊं. लेकिन क्वेश्चन का जो बेसिक ढांचा था, जिसमें अपने को ये बताना था कंपनी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, वो बताना था. वो तो क्वेश्चन में जो था, ये देखो अपने क्वेश्चन में भी था ही ना, वो उसका टैक्स लायबिलिटी निकालना था, लेकिन टैक्स लायबिलिटी निकालने के रेसिडेंशियल स्टेटस बताना था. तो सी अपने इसका मैंने सॉल्यूशन में तुमको बताया था कि इन मीटिंग से कोई पोएम डिसाइड नहीं होता. इससे नहीं बताया था कंपनी का की एंड मैनेजमेंट डिसीजन इंडिया में है, तो इसका डिसीजन क्या था, कंपनी नॉन रेसिडेंट है. एनीवेज मैंने डिस्कस किया था ये सम, वही क्वेश्चन इधर आया था. हाँ, लेकिन इस सम में क्या है, बाद में 2 ही पॉइंट थे, लेकिन मेरे सम में ऐसे काफी पॉइंट्स मैंने डाले थे, लेकिन अपना सम थोड़ा बड़ा और एग्जॉस्टिव था. एग्जाम में उसमें से छोटी साइज का सम आया था एग्जाम में जो आया था वो. ओके, एक सेकंड, ये हो गया ना. फिर इसके बाद क्वेश्चन 3 ये चैरिटेबल ट्रस्ट का था. इसमें से एक क्वेश्चन था 115 BBI के ऊपर, वो अपना कीवर्ड था ना अड़िया करके कीवर्ड बनाया था कि इन केसेस में टैक्स 30% पे आता है. तो उन लोग ने वो वाला पॉइंट टेस्ट किया था, और जिसको वो अड़िया वाली थियरी याद थी जो मैंने क्लास में पढ़ाई थी 115 BBI, उसका ये पूरा राइट होना ही चाहिए. फिर उसके बाद इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन पे पूछा था. अब रजिस्ट्रेशन में क्यों पूछा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट को लेके रिसेंटली अमेंडमेंट आया था. क्या अमेंडमेंट आया था कि अगर कोई ट्रस्ट ने अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर दी है तो उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है. वो पॉइंट टेस्ट करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन बनाया था, और वो अमेंडमेंट अगर किसी को याद था तो मतलब ये पॉइंट भी सिंपल था. तो इन लोगों ने क्या है, आजकल इन लोग ट्रस्ट का क्या है, पूरा कंप्यूटेशन करो ऐसा सम थोड़ा कम पूछ रहे हैं. पिछले 2-3 टाइम से देख रहा हूं मैं, इन लोग क्या करे, चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन बनाते, लेकिन ऐसे इंडिपेंडेंट 2-3 पॉइंट पूछते. ये बात बताओ ट्रस्ट में इसका क्या होता है, ये बात का ट्रस्ट में क्या होता है बताओ. ऐसे एक दो इंडिपेंडेंट पॉइंट्स पूछते, लेकिन पूरी कैलकुलेशन जैसा सम ऐसा आजकल थोड़ा कम पूछ रहे. बट एनीवेज अपने को ट्रस्ट का चैप्टर थरोली करेंगे तो सम चाहे कंप्यूटेशन ओरिएंटेड हो कि ऐसा इंडिपेंडेंट 1-2 पॉइंट पूछा हो, वी विल बी एबल टू एड्रेस द क्वेश्चन. फिर इसके बाद था ये क्वेश्चन 3 ये था. फिर 3 भी था डबल टैक्सेशन क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन देख के मुझे ऐसी खुशी हुई कि डबल टैक्सेशन का जो पहला ही सम मैंने तुमको करवाया था ना, ऑलमोस्ट सेम. ऑब्वियसली फिगर्स आर डिफरेंट, थोड़ा बहुत चेंज. ये देखो मैं तुमको बताता हूं, डबल टैक्सेशन का सम, मेरे सम में क्या था, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई और एक सेविंग्स बैंक था इंडिया में उसका. ओके, अब तुम लोग कंपेयर करो पेपर में, इधर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दिया है और सेविंग्स के साथ एक फिक्स डिपॉजिट एक्स्ट्रा डाल दिया है. फिर फॉरेन कंट्री पी जिसमें रेट 16% है, वो अपने क्वेश्चन में कैसा था, कंट्री एस था, रेट 16%. हाँ, एक चेंज था, मेरे सम में क्या है, 2 फॉरेन कंट्री से इनकम आ रही है, लेकिन इन लोग ने ऐसा ही सेम सम दिया था, लेकिन 2 फॉरेन कंट्री के बदले एक ही फॉरेन कंट्री से आ रही है. उल्टे का ये तो अपने जो किए थे उसके कंपैरिजन में सिंपल हो गया. ये देखो कैसे सिंपल हो गया. ये देखो इस सम में चेक कर लो क्या क्या था, एग्रीकल्चर इनकम, रॉयल्टी इनकम, फिर एक्सपेंस था, डिविडेंड, रेंट, म्युनिसिपल टैक्स था. ये चीजें देख ली, एग्रीकल्चर, रॉयल्टी, एक्सपेंस, डिविडेंड, रेंट, म्युनिसिपल टैक्स. अब ये देख लो, एग्रीकल्चर, रॉयल्टी, एक्सपेंस, डिविडेंड, रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पूरा सेम है. एग्रीकल्चर, रॉयल्टी, एक्सपेंस, डिविडेंड, रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पूरा सेम है. एनीवेज इसमें भी कोई अपने जादू नहीं हुआ है. ये जो क्वेश्चन मैंने तुमको करवाया था ये पास्ट पेपर में पूछा हुआ था और इन लोग ने इस बार के पेपर में रिपीट किया है. तो ये डबल टैक्सेशन का क्वेश्चन तो पूरा ही उसमें था, पूरा सेम, ऑलमोस्ट पूरा सेम. एक ही चेंज था कि अपने सब में 2 फॉरेन कंट्री से इनकम आ रहा है, इधर एक ही फॉरेन कंट्री से आ रही है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इट वाज अबाउट टीडीएस एंड टीसीएस. और इन लोग ने क्या टीसीएस का नहीं टीडीएस का पूछा था. एक सेक्शन 192 पे था, वो टिप्स वगैरह पे क्वेश्चन था. ये तो कितनी बार पास्ट में पूछा हुआ है, ये रिपीट हो गया था कि मतलब कस्टमर जो होटल वालों को टिप्स देते, फिर होटल वाले अपने एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करते, उसको लेके 192 का क्या इफेक्ट आता है उस पे सम था. फिर एक क्वेश्चन था 194C 194I के ऊपर. 194C का तो नॉर्मल क्वेश्चन था. अब 194 में ये जो पार्ट था ना, ये सेम क्वेश्चन मैंने तुमको कराया था.
सेम कॉन्सेप्ट, और ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, और ये अपने किए थे क्वेश्चन नंबर 23 पे। मैं बता दो कहां था ये टीडीएस में। मैंने जब क्वेश्चन, हाँ तुम लोग क्वेश्चन मैच मत करने आओ, लेकिन इधर देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, 2,40,000 शेयर की लिमिट इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीगेट रेंट ऑफ ऑल एसेट्स, मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, सबका रेंट इकट्ठा करके 2,40,000 हो रहा है कि नहीं चेक करना चाहिए। और वो चीज टेस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने दो अलग रेंट दिए थे, एक ऑफिस का रेंट दिया था और एक फर्नीचर, फिक्सचर और लैंड का दिया था। तो लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके डिसाइड करेंगे तो उनका डिसीजन अलग आएगा। लेकिन मैं तुमको यूट्यूब रिवीजन में बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि दोनों रेंट भले अलग है लेकिन उसको एग्रीगेट करके चेक करना चाहिए। और वो देखो मैंने इधर तुमको रेड में लिखा था, लिमिट ऑफ 2,50,000 इज ऑन एग्रीगेट ऑफ रेंट ऑफ ऑल एसेट्स, ये पॉइंट था। और मेरे वाले सब में भी देखो ऐसे दो रेंट था, 25,000 और 15,000, वैसा इसमें भी था 16,000 और 5,500। ओके, तुम लोग अकेले अकेले देखोगे 2,40,000 के कम आ रहा है, लेकिन तुम लोग ऐड करके देखोगे ना तो 2,40,000 पर एनम के ऊपर जा रहा है, तो टीडीएस आना चाहिए। तो वो वाला पॉइंट था, इन्होंने डाला था। तो दिस पॉइंट वाज एग्जैक्टली द सेम विच वी डिड इन यूट्यूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, देन आफ्टर दिस ये टीडीएस का चल रहा है भैया 4A वाला। तो टीडीएस में इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे थे, एक 192 बेस था और एक में था 192C+I और एक था 194O। ई कॉमर्स ऑपरेटर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर किसी का माल हम बेचते हैं तो उसको टीडीएस काट के देना पड़ता है, वो वाला क्वेश्चन था 194O। फिर एक और ट्रांसफर प्राइसिंग का जो सम था, ये मतलब ये 4B था विच वाज ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग, सेम सम वी हैड डन इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये देखो मेरे सम में KVS लिमिटेड था और इधर क्या था, यालीन लिमिटेड। फिर देखो नोटिफाइड जुडिशियल एरिया, देखो चेक कर रहे जो हाईलाइट करो ये, और अपने सब में भी था नोटिफाइड जुडिशियल एरिया। फिर देखो अलग पैराग्राफ चालू हो रहा है, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर ब्ला 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 ब्ला। फिर ये देखो ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर ब्ला ब्ला ब्ला, दिख रहा है सेम। फिर ये देखो फिर अपने सब में क्या था, वाइल सेल्स टू दिस वर ऑन CIF बेसिस, दिख रहा है। फिर ऐसा ही कुछ था, वाइल सेल्स टू दिस वाज ऑन CIF बेसिस। फिर इधर देखो सब में क्या था, इंडिया हैज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। फिर इधर भी ऐसा था, इंडिया हैज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसके ऊपर मुझे यूट्यूब के सेशन में किसी ने डाउट भी पूछा था, सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं था, इंडिया हैज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ओके, फिर ये देखो असेसी हैज द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सपोर्ट, सेम पॉइंट देखो क्वेश्चन में भी था, असेसी हैज द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सपोर्ट, कैन यू सी। तो ये भी सेम सम था जो ट्रांसफर प्राइसिंग के मेरे लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आ गया था। ओके, सी नोटिफाइड जुरिसडिक्शन एरिया वालों के साथ अपना संपर्क होता है ना, तो इट इज अ ट्रांजैक्शन डीम्ड टू बी ट्रांजैक्शन विद एसोसिएटेड एंटरप्राइज। फिर इसके बाद था क्वेश्चन 5 में पार्ट ए था केस लॉ बेस्ड था। ओके, उसमें असेसमेंट प्रोसीजर और टीडीएस के कुछ केस लॉ थे। उसमें सी पहला केस लॉ इन लोगों ने आईसीआई का जो जुडिशियल अपडेट था ना, उसमें से सेम उठा के डाला था। इंस्टीट्यूट ने अपनी है ना अपनी वेबसाइट पे 5 केस लॉ अपलोड किए थे, 5 केस लॉस, क्या बोल के, जुडिशियल अपडेट 5 ही थे। उसमें से 5वां तो मैंने तुमको कराया था यूट्यूब क्वेश्चन में, चौथा वाला मैंने नहीं कराया था, लेकिन ये देखो एग्जाम में आया था। ये जो था ना आईसीआई के, लेकिन सी मेरे रेगुलर लेक्चर में मैंने बोला था इंस्टीट्यूट जो जुडिशियल अपडेट देने वाली है ना, वो तुमको करना है, 5 ही क्वेश्चन है, कर दो बस, 5 ही क्वेश्चन है। लेकिन सी इधर क्या है, उन 5 में से मैंने तुमको 5वां वाला करवाया था, लेकिन एग्जाम में चौथा वाला आया था। ये सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट था, अगर पैन नहीं देते तो 20% टीडीएस काटना है कि नहीं, उसके ऊपर था। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। I don't know, I missed this to cover in important question, but in my regular batch I had updated about this point to my students. Then एक क्वेश्चन था सेक्शन 154 का, दिस वाज ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। इसके बारे में मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। देखो ये क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन 16 पढ़ाते थे, तुमको बताया था कहाँ कहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर है, कहाँ कहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर है, तुमको डिटेल में मैंने बताया था। तो उसमें मेरी बात हुई थी सेक्शन 154 फॉलोज डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर, हर जगह पार्शियल मर्जर ही है, खाली 264 में टोटल मर्जर है। तो ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। ऐसा ही नॉलेज के ऊपर बेस्ड ये पैराग्राफ था।
ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू शो यू द सेम पैराग्राफ, ये तो पेपर सेटर की क्रिएटिविटी थी, लेकिन इसमें जो पॉइंट क्रिएट किया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था तुम्हारा ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 के टाइम। देन आफ्टर दिस, यही क्वेश्चन में, ये दो क्वेश्चन 5 चल रहा है, इसके अंदर इन लोग ने ना 3 पूछा था, अटेम्प्ट 2 ही करना था, तो 3 तो एक तो इंस्टीट्यूट के केस लॉ में से आ गया था, दूसरा जो मैंने बताया 154 के ऊपर क्वेश्चन था, फिर एक था इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट और टीडीएस पे था, इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट और टीडीएस के ऊपर था, ये जनरल क्वेश्चन था। ओके, दिस वाज आल्सो सच अ क्वेश्चन व्हिच अ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट। देन इसके बाद ये 5A हो गया ना, 5B था मॉडल टैक्स कन्वेंशन और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। इन लोग ने अपने नए कोर्स में ना एक लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन डाला था ना, उसमें से देखो ग्लोब रूल्स का पूछा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि ग्लोब रूल्स किस एंटिटीज को कवर करता है, ये क्वेश्चन था। और एक था मॉडल टैक्स कन्वेंशन, मॉडल टैक्स कन्वेंशन का तो लास्ट क्लास में मैंने यूट्यूब में वीडियो भी डाला था, तो जो लोग मेरे स्टूडेंट नहीं भी थे वो लोग मॉडल टैक्स कन्वेंशन का वीडियो देखे थे, तो उसमें आर्टिकल 26 जो था उसके ऊपर क्वेश्चन था, स्ट्रेट थियरी था, अगर वो देख लिया होगा तो अटेम्प्ट कर पाए होंगे, नहीं तो नहीं कर पाए होंगे। कि दो कंट्रीज के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का कुछ अरेंजमेंट होता है ना, आर्टिकल 26 वो वाला क्वेश्चन था, तो ये तो थियरी क्वेश्चन था पूरा। फिर क्वेश्चन 6 ये था टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कॉम्प्लायंस पे, उसमें भी देखो चैप्टर में 2 चीजें, टैक्स ऑडिट और एथिकल कॉम्प्लायंस। हाँ, मैंने यूट्यूब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टैक्स ऑडिट वाला पार्ट करवाया था यूट्यूब रैपिड रिवीजन में, क्योंकि रैपिड रिवीजन मैंने सब चैप्टर में कुछ कुछ नहीं भी करवाए थे, जो यूट्यूब लेक्चर थे ना। हाँ, क्लासरूम की बात अलग हो रही, यूट्यूब में तो लिमिटेड ही करवाता हूँ, तो उसमें मैंने टैक्स ऑडिट वाला पार्ट कराया था, एथिकल कॉम्प्लायंस वाला पार्ट नहीं करवाया था, बट उन लोग ने क्वेश्चन एथिकल कॉम्प्लायंस से पूछा था। एनीवेज नहीं करवाया था, मतलब रैपिड रिवीजन के अंदर नहीं करा था यूट्यूब के अंदर। ओके, तो सी ये 6 मार्क का क्वेश्चन था, इसमें इट वाज समथिंग अबाउट फॉर्म 15 CB। बट हाँ सी, आई वुड लाइक टू शेयर वन और टू इंस्टेंस। बच्चे मुझे बहुत फोन करके पूछे थे, सर टैक्स ऑडिट में और क्या करे और क्या करे, तो मैंने उनको बता, देखो यूट्यूब में जो कर रहा है वो तो कर लो, बाकी तुमको चाहिए तो स्टडी मटेरियल में कुछ फॉर्म 15 CB वगैरह कुछ है वो देख लेना। सो दैट वाज क्वेश्चन 6, बट देन I could not cover this in the revision lecture. Then anyways ये ऑप्शन में छूट रहा था क्वेश्चन, डोंट हैव टू वरी। फिर एक क्वेश्चन था 6A2, ये टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन का था, मतलब इन लोगों ने क्या, एक ये होगी ना 1 2 2 सिचुएशन दी थी, उससे बताना है कोई टैक्स इवेजन हो रहा है कि टैक्स प्लानिंग कर रहा है कि टैक्स मैनेजमेंट, तो इसका तो टॉपिक है ही टैक्स प्लानिंग, गार वगैरह का टॉपिक है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ये यूजुअली आजकल ट्रेंड हो गया है कि इस स्टेज पे वो क्वेश्चन डालते हैं क्वेश्चन 6 में। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था एडवांस रूलिंग पे, 6B वाला, 6B का क्वेश्चन 4 मार्क का एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन था। ओके, खैर एडवांस रूलिंग में रैपिड रिवीजन में कर नहीं पाया था, क्योंकि मैंने बताया रिवीजन वीडियो से मैंने ऑलमोस्ट सब करा था, कुछ कुछ चीजें नहीं की थी, उसमें एडवांस रूलिंग नहीं हो पाया था, लेकिन अपने रेगुलर बच्चे जो मुझसे पढ़े फेस टू फेस वाले, उनको एडवांस रूलिंग तो मैंने डिटेल में करवाया था ना, तो उन लोगों के लिए 4 मार्क का क्वेश्चन मैनेजेबल था। ओके, तो दिस वाज द पेपर ऑफ CA फाइनल May 24। इसका तुमको एक बार समरी बताओ तो देखो ऐसे बता सकता हूं, ये देखो समरी, ओवरऑल देखो एग्जाम में क्या क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था, ये देखना। सी ये पूरा नक्शल में तुमको बता रहा हूं। क्वेश्चन 1 टोटल इनकम PGBP था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कैपिटल गेन, डीम डिविडेंड और एनआर टैक्सेशन था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में चैरिटेबल ट्रस्ट डबल टैक्सेशन था। क्वेश्चन नंबर 4 में TDS TCS ट्रांसफर प्राइसिंग था। फिर क्वेश्चन 5 में केस लॉस था और मॉडल टैक्स कन्वेंशन और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन के टॉपिक में से था। फिर क्वेश्चन 6 में था टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कॉम्प्लायंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, एडवांस रूलिंग, इसके ऊपर था। मतलब दिस इज द समरी ऑफ द होल May 24 पेपर इन नटशेल। हाँ, रहा साल MCQ का, MCQ में क्या पूछा क्या नहीं पूछा वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आई स्वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे एग्जाम के बाद मेरे को कॉल किए ना, सब लोग ने सबसे पहले क्या बोला, सर थैंक्स टू द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम लोग सब MCQ ऑलमोस्ट राइट किए। MCQ में तो फुल मार्क्स पक्का ही है। कितने लोगों से 26 27 तो आ ही जाएगा 30 में से, और इतना कॉन्फिडेंस था। सी यू विल फील दैट आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग, मैं अपनी खुद की बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन सी यू कैन आस्क माई स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े उन्होंने मुझे खुद फीडबैक दिया है, और जब सही बात है तो मुझे बोलने में सोचना क्यों है। आई विल प्राउडली से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट फुल
कॉन्फिडेंस इन एमसीक्यू बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बिकॉज सी मेरे वीडियो लेक्चर में भी यही होता है, मैं हर चीज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है ना तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करना बहुत सिंपल हो जाता है। अपने आप ही क्या रटो रटो रट लो ऐसा नहीं है, हर चीज का मैं तुमको रीजन बताया है। ओके, ये जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको मालूम है हर चीज का। इनफैक्ट मैं तो यूट्यूब के रैपिड रिवीजन में भी लॉजिक बता बता के करवाया था, और वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो एमसीक्यू इजीली अटेम्प्ट हो पाता है। ओके, so this was all about May 24 exam direct tax. In nutshell I would say paper was not tough, but I would not say कि एकदम सिंपल ही था, लेकिन हाँ जिसने पूरी तैयारी की थी, ऑनेस्टली मेहनत की थी, वो अटेम्प्ट कर पाया था। ओके, हाँ जो लास्ट मोमेंट में जुगाड़ करके गया था वो इधर उधर गुफ अप करके आया होगा, लेकिन सी जिन लोग ने ऑनेस्टली डायरेक्ट टैक्स प्रिपेयर किया था उन लोगों के लिए पेपर सिंपल था, काफी सिंपल था। ओके, बाकी एक जनरल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, पेपर को एवरेज बोल सकते हैं, कीपिंग इन माइंड जिन लोगों का प्रिपरेशन इनएडिक्वेट था उन लोग के लिए। बाकी अच्छे प्रिपरेशन करने वालों के लिए पेपर सिंपल था। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन नवंबर 24 एग्जाम। ओके, एंड सी नवंबर 24 में जो अटेम्प्ट कर रहे हैं तुम लोग, अभी भी मेरे यूट्यूब के रिविजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोग करोगे ना, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट, because in limited question I have covered maximum things. All the best for November 24 exam students. God bless you.